जे पी बार एक ऐसे बार जहां शाही परिवार के लोग या फिर कोई विशेष अतिथि इस बार में आ सकता है। ये बार अपने उच्च मानकों और रॉयल्टी के लिए प्रसिद्ध है। रात के समय इस बार में काम करने वाली लड़की पर बोली लगती है और जिस लड़की पर बोली लगती है उस लड़की को खरीद लिया जाता है। इस अवैध काम के बारे में बार का मैनेजर और उसके सहायक को पता होता है। अगर अगर कोई बात करता है तो प्रबंधक और उसका सहायक कोई ना कोई बहाने देकर मामला बंद कर देते हैं। स्वरा, जो इसी बार में काम करती है और बार के अवैध काम से अनजान होती है, उसे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। उसकी मम्मी एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। स्वरा 20 साल की लड़की है जो अपनी सौतेली माँ है और सौतेली बहन के साथ रहती है। उसके पापा को कैंसर हो गया है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पापा का इलाज करा सके। वो इस बार सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाती है। माँ हमसे उसकी सारी मेहनत की कमाई उसे छीन लेती है और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। कुछ पैसे जो अपनी सौतेली माँ से उसने बचाए रखे होते, वो पैसे अपने पापा के इलाज में लगा देती है। आज बार में ओवरटाइम की ड्यूटी स्वरा की होती है। स्वरा अपने काम में बिजी होती है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम शिवम होता है। काफी टाइम से शिवम और स्वरा के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे और स्वरा की काफी दिनों से बात नहीं हो रही थी। आज जाके स्वरा ने अपना बॉयफ्रेंड देखा, वो भी किसी और लड़की के साथ। लड़की दिखने में काफी रिच होती है। उसने देखा कि शिवम और वो अनजान लड़की दोनों किस कर रहे हैं। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल टूट सा गया था। स्वरा से ये सब देखा नहीं जाता। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। स्वरा धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके सामने आ जाती है। शिवम स्वरा को अपने सामने देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसके पास स्वरा की बातों का जवाब नहीं होता तो स्वरा को ही गलत साबित कर देता है। स्वरा गुस्से भरी आंखों से देखती है और शिवम को बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। तभी पीछे से वो लड़की शिवम को बोलती है कि बेबी, ये गरीब लड़की कौन है। शिवम ने स्वरा को पहचानने से भी मना कर दिया और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना लग गया और स्वरा को कहा है कि तुम जैसी लड़की मेरे स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती। इतना सब सुनने के बाद अपना नियंत्रण खो देती है और एक बियर की बोतल उठाकर सर पर दे मारती है। शिवम के सर से काफी खून बहने लगता है। आस-पास भीड़ जमा हो जाती है। स्वरा एक दारू की बोतल लेती है और पीना शुरू कर देती है। शिवम को टुरेंट अस्पताल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ स्वरा पूरी दारू की बोतल पीकर खत्म कर देती है। उसने इतनी दारू पी ली थी कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे करके स्वरा खुद को संभालती है और सोफे पर बैठ जाती है। आज जो भी हुआ, स्वर इतना ज्यादा दुखी होती है कि वो बैठकर रोने लगती है। उसे अपने सारे दुख याद आने लगते हैं। वो और दुखी हो जाती। उसके बगल में मैं बैठा आदमी स्वरा को काफी प्यार भरी नजरों से देखता है। वो आदमी 6 फुट लंबा होता है और आकर्षक व्यक्तित्व होता है और वो आदमी पहली नजर में ही काफी है। ज्यादा जुनूनी हो जाता है। स्वरा, जो नशे की हालत में है, उससे बात करने लगती है। बात करते करते रोने लगती है। वो आदमी स्वरा को चुप करने लगता है। रोते रोते स्वर को नींद आ जाती है और वो वहीं तो जाती है। वो आदमी स्वरा को वहीं छोड़कर जाने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है। स्वरा को काफी मेली नजरों से देख रहे होते। उनके उन लोगों के इरादे नेक नहीं होते। आंखों में स्वरा के लिए हवास दिखाई दे रही थी। फिर वो आदमी स्वरा के बगल में आकर बैठ जाता है और उन लोगों के जाने का इंतजार करता है। वो आदमी जानता था कि ये लोग बार में असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं और असिस्टेंट के चमचे हैं और स्वरा को भी ऐसा अकेला नहीं जा सकता था। उन लोगों के जाने के बाद वो स्वरा को देखता है। स्वरा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा सेक्सी थी कि कोई भी मर्द अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वो आदमी स्वरा को बस देखता जा रहा था। उसकी नजर स्वरा से हट नहीं पा रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने जैसा तैसे करके
खुद स्वरा कंट्रोल किया। तभी स्वरा की नींद टूट जाती है और उठकर सोफे पर बैठ जाती है। अभी भी स्वर नशे की हालत में है। वो धीरे धीरे खुद को संभलती है और अपना बैग उठाती है, घर के लिए निकल जाती है। वो आदमी स्वरा के लिए काफी ज्यादा जुनूनी हो जाता है। उसे स्वरा से प्यार हो जाता, वो स्वरा बिना एक पल भी रह सकता है। अब वो आदमी अपने अगले प्लान के लिए तैयार है। अब घड़ी आती है जिस काम के लिए वो आदमी इस बार में आता है। बार को बैंड कर दिया जाता है और सारे अमीर लोगों को और विशेष अतिथि को बार के अंडरग्राउंड में लेकर जाया जाता है। मैनेजर और उसका असिस्टेंट सारे अमीर लोगों को और स्पेशल गेस्ट को उनकी जगह पर बैठने को कहते हैं और उन्हें अपनी सेवाएं देने लगते हैं। कुछ देर तक अंडरग्राउंड बार में पार्टी चल रही थी। तब वो घड़ी आ जाती है जिसका वहां बैठा हर एक इंसान को था। तभी बार का मैनेजर माइक लेकर स्टेज पर आ जाता है और उन अमीर लोगों को और वहां बैठे विशेष अतिथियों को अपना परिचय देता है और इस अवैध गेम के सारे नियम बता दिए गए हैं। वाह! बैठे सारे लोग इस गेम के लिए तैयार हैं। मैनेजर ने स्क्रीन पर सारी लड़कियों की फोटो दिखती है और सब अपनी पसंद की लड़की चुनना होता है। इस गेम में जिस लड़की पर लाइट स्टॉप होती है, उस लड़की पर बोली लगाई जाती है। जिसने जितना ज्यादा बोली लगाई होती है, वो उस लड़की को ले जाता है। गेम शुरू होता है स्क्रीन पर। लड़कियों को फोटो होती लाइट स्वरा की। फोटो पर रुकती है। वहां बैठा हर इंसान स्वरा को खरीदना चाहता है। स्वरा थी इतनी खूबसूरत को वहां बैठे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लोगों की बोली लगनी शुरू हो जाती है। 15 करोड़ से बोली शुरू होती है। कोई बोलता 15 से 20 और कोई 20 से 25। वह बैठा एक पागल आदमी 90 करोड़ की बोली लगाता है। वो पागल केस कंपनी का मैनेजर था। केस कंपनी इस शहर की सबसे टॉप कंपनी है जो खरबों पैसे कामती है। वहां बैठे लोगों में कोई भी उस पागल के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तभी पीछे एक आवाज आई। 200 मिलियन सब लोग उस इंसान की देखने लगेंगे कि कौन है ये जो उस पागल इंसान से भी ज्यादा अमीर है। हाँ, वो पागल मैनेजर इस आदमी को देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें नमस्कार करता है। वो और कोई आदमी नहीं बल्कि केस कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा है, कार्तिक सिन्हा, जो स्वरा से काफी ज्यादा जुनूनी होता है और उसे पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। बार का मैनेजर और उसके असिस्टेंट कार्तिक को नमस्कार करते हैं और काफी ज्यादा इज्जत देखते हैं। गेम का विनर कार्तिक सिन्हा होता है। दूसरी तरफ स्वरा खुद को संभालती हुई घर जाती है। घर के अंदर जाते ही उसकी सौतेली माँ उसके गाल पर एक तमाचा मरती है। स्वरा खुद को संभल नहीं पाती है और गिर जाती है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुमने बार में आज क्या किया? तुम झगड़ा करके आई हो। तुम्हारे अंकल ने काफी ज्यादा सिफारिश करके तुम्हारी वहां नौकरी लगाई थी ताकि तुम पैसा कमाकर घर ला सको, और तुम वहां जाकर झगड़ा भी किया और किसी लड़के के सिर पर मारा भी। और उन्हें पता लग गया वह लड़का स्वरा का बॉयफ्रेंड है और उसे धोखे में रख के किसी दूसरी लड़की के साथ है। स्वरा की सौतेली माँ बोलती है कि तुमने हमारी नाक कटाकर रखी है और समाज में हमारी कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। बिना कुछ जाने स्वरा की सौतेली माँ काफी कुछ बोलती है और एक खराब किस्मत की लड़की है और रंडी और बहुत बुरी बातें बोलती है। स्वरा ये सारी बातें सुनकर और भी ज्यादा रोने लगती है। उसकी सौतेली माँ बेरहमी से बेल्ट से पिटने लगती है और उसे खाने को भी कुछ नहीं देती है। उसका अंकल भी उसे काफी मारता है और काफी कुछ बोलता है। स्वरा की जीने की उम्मीद टूट जाती है। वो अंदर से मर चुकी थी और कमरे में स्वरा खुद की किस्मत पर रोने लगती है। उसके अंदर ताकत नहीं होती। स्वरा अपनी माँ को याद करने लगती है और बोलती है, माँ, मुझे आप क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये लोग मुझे बहुत मरते हैं और खाने को कुछ भी नहीं देते हैं। पापा भी नहीं है कि वो कुछ बोले। मेरे लिए पापा को भी कैंसर हुआ है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो भी आपके पास आ रहे हैं। मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता है। ये अंकल भी मुझे मारते हैं। ऊपर वाले, मेरी मदद करो। कोई तो चमत्कार करो, मुझे ऐसे नरक से निकालो। दूसरी तरफ स्वरा की सौतेली माँ और उसके चाचा के साथ बैठकर स्वरा की शादी की बात कर रहे हैं कि उसकी शादी करा देते हैं और इस मनहूस लड़की को घर के दफा करते हैं।
कब तक इस लड़की को हम खिलते रहेंगे? इसकी माँ तो कार एक्सीडेंट में मर गई और इसका बाप हॉस्पिटल में एडमिट है और हमारे ऊपर एक बोझ बना हुआ है और ये स्वरा हमें इससे भी पालना पड़ता है। हम लोग इसकी मेहनत की कमाई से ही इसके बाप का इलाज करते थे। पर आज जो इसने बार में किया है, मुझे तो नहीं लगता कि अब इस बार आगे भी काम करने देंगे। इसकी शादी करा देता है, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। मैंने सुना है कि इसका बॉयफ्रेंड भी था, पर अब उसका ब्रेकअप हो गया है। अगर हमने जल्दी नहीं किया, तो खाई देर ना हो जाए। स्वरा की सौतेली माँ स्वरा का उपयोग करती है उसे से शुरू से ही स्वर से नफरत थी। वो स्वरा से सारे काम करती थी, उसे मारती। जब स्वरा के पापा को कैंसर होता है, स्वरा के अंकल ने काफी चालाकी से उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी अपना नाम करा लेता है और स्वरा को काफी मेली नजरों से देखता है। स्वरा ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, उसके पास कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में करने के लिए स्वरा के घर में उसकी सौतेली माँ और उसके चाचा का चक्कर चल रहा है। अंकल अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। निशा और अमित दोनों काफी बार फिजिकल भी हुए हैं। निशा उसकी सौतेली माँ का नाम है और अमित उसके चाचा का नाम है। निशा अमित को सिड्यूस करती है और अपने अंदर की हवस को मिटाती है। स्वरा को कमरे में ताला लगाने के बाद दोनों एक साथ चिपक कर बात करते हैं और किस भी करते हैं। दोनों काफी पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करते हैं। जब स्वरा 6 साल की, तब उसके पापा ने निशा नाम की लड़की से दूसरी शादी की थी। निशा के पति की किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और उसकी एक बेटी भी होती है। स्वरा के पापा के पास काफी अच्छा पैसा होता है, इसलिए निशा ने दूसरी शादी कर ली और स्वरा के पापा के साथ रहने लगी। पर निशा को स्वरा के पैसे से प्यार, उसका स्वरा के पापा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अपना सारा समय स्वरा को देते थे। फिर निशा के घर पर किसी काम से स्वरा के अंकल आते हैं। निशा को पहली बार में उसके अंकल से प्यार हो जाता है। निशा स्वरा के अंकल से रोज मिलने लगती है। स्वरा के अंकल को भी निशा पसंद थी। उसे अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बस उसकी पत्नी उसके घर का काम करती है। अमित उसे टच भी नहीं करता है। जब निशा और स्वरा के अंकल को पता चलता है कि स्वरा के पापा को कैंसर है और उनके पास ज्यादा दिन नहीं है जीने के लिए, दोनों ने इस मौके का फायदा उठाया और स्वरा के पापा का नकली इलाज का ड्रामा शुरू कर दिया। तब से स्वरा को धोखे में रख के वो स्वरा और उसके पापा की चिंता करती है और उनका इलाज करा है। और बेचारी स्वरा उन दोनों की चाल समझ नहीं रही थी। वो दोनों मिलकर स्वरा को इमोशनल ब्लैकमेल करती थी ताकि स्वरा से पैसे बना सके। पर बार में हुई झगड़ा के कारण स्वरा से वो पैसे नहीं बना सकते हैं, तो दोनों मिलकर स्वरा की शादी एक अमीर आदमी के पागल बेटे से करने का सोचते हैं। अमित ने पहले से ही इन सब की तैयारी करके रखी थी। उसने अमित को बोला कि स्वाति के लिए भी किसी अमीर लड़के को ढूंढने के लिए बोला। अमित ने निशा की बात में हामी बहारी। अमित की पत्नी को अपने पति के काले काम का पता है, पर वह जब भी वो कुछ भी बोलने की कोशिश करती है तो उसका पति उसे बहुत बेरहमी से मारता है और अपने नीचे दबाकर रखता है। इसलिए उसकी पत्नी उससे कुछ नहीं बोलती। उसके स्वरा पर बहुत तरस आता है कि छोटी सी बच्ची को बहुत बेरहम से मरते हैं, इतना सारा काम करवाते हैं। उसी रात निशा और अमित फिजिकल होते हैं और एक दूसरे को काफी पैशनेट से किस करते हैं। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए ख्वाहिश दिखाई दे रही थी। वो लोग बस स्वरा से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे ताकि स्वरा को पालना ना पड़े। पर अमित के इरादे नेक नहीं होते हैं। उसका मन निशा से हटकर स्वरा की ओर जा रहा था, क्योंकि स्वरा एक जवान लड़की थी और उसकी आकर्षक बॉडी उसे आकर्षित कर रही थी। अमित के अंदर स्वरा को लेकर कुछ और ही ख्याल था। स्वरा जो अपने कमरे में बुरी हालत में थी और अपनी सौतेली माँ के प्लान से अनजान थी। बेचारी भोली होती है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। स्वरा बस एक नई जिंदगी की उम्मीद में रहती है कि कभी ना कभी उसकी अंधेरी जिंदगी में उजाला आएगा और वो भी खुश होगी। स्वरा को अपनी सौतेली माँ और चाचा के रिश्ते के बारे में पता होता है। उसने काफी उन दोनों को एक साथ अंतरंग होते हुए देखा है। स्वरा की जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा था
कि वो उस चीज के लिए आवाज नहीं उठा सकती थी। वो बस बार के पैसे को बचा सकती थी। इस घर से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, ताकि अपनी जिंदगी खुल के जी सके। पर आज बार में जो भी हुआ, पर स्वरा को ये नहीं पता था कि जहां वो काम करती है, वहां उस पर बोली लगती है। और कार्तिक सिन्हा, जो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसने स्वरा को अपनी पत्नी बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। कार्तिक स्वरा को अपनी जिंदगी में लाने के लिए दुनिया की हर एक लड़ाई लड़ सकता है। कार्तिक सिन्हा ने स्वरा की पर्सनल डिटेल निकाली कि उसे क्या पसंद है, उसे खाने में क्या क्या खाना पसंद है। जब कार्तिक ने स्वरा की डिटेल ध्यान से देखी, तो उसे पता चला कि उसके चाचा और सौतेली माँ उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। स्वरा की पिछली जिंदगी के बारे में जानकर कार्तिक को बहुत दुख होता है। उसे स्वरा के बारे में ये भी पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कैसे धोखा दिया है। कार्तिक बस अब स्वरा से जल्दी मिलना चाहता है। उसे स्वरा के मम्मी और पापा के बारे में भी पता चलता है। उसे स्वरा की चिंता होने लगती है। अगली सुबह स्वरा के सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। उसे अपने गाल पर थप्पड़ के निशान भी था और उसकी आंखें रो रो उसने अपनी आंखें लाल कर रखी थी। उसने अपने आप को संभाले और काम के लिए तैयार होने जा रही थी। तभी उसके कमरे का ताला खुलने की आवाज सुनी। उसे देखा कि उसके अंकल रूम के बाहर उसके अंकल खड़े हैं और उसके पास आते हैं। उसकी पीठ पर हाथ रख के समझते हैं और उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि अगर ऐसी ही करती रहेंगी तो पापा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इस दुनिया में स्वरा के पापा के अलावा कोई नहीं है, इसलिए स्वरा अंकल से सॉरी मांगती है और बोलती है कि आगे से ऐसे कुछ भी नहीं करेगी। फिर अंकल उसे गले लगाते हैं, पर अंकल के इरादे नेक नहीं होते। अंकल के जाने के बाद स्वरा तैयार होती है और अपने कमरे से नीचे आती है। उसकी सौतेली माँ आज भी उसके खाने को कुछ नहीं देती है। उसे आज खाली पेट काम पर जाना पड़ता है। स्वरा जब बार में आती है, तो स्वरा को बार का मैनेजर बहुत बुरा बोलता है। उससे बोलता है कि तुम्हारे अंकल के कारण तुम इस बार में हो, वरना तुम जैसी लड़की इसके अंदर आने की औकात भी रखती है। स्वरा को सुबह की शुरुआत इतने दिनों से हुई है। उसका मन कर रहा था कि मैनेजर के सर पर भी एक बोतल दे मारे, पर उसने अपना गुस्सा शांत किया और अपने रोज के काम पर लग गई। काम करते कब शाम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी उस बार कुछ मर्दों का ग्रुप आता है। उसे वाइन की बोतल और कुछ खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। जब स्वरा वाइन की बोतल सर्व करने जाती है, तभी उसका पैर फिसलता है और वाइन की बोतल जाकर कस्टमर के पेंट पर गिरती है। कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तभी वह स्वरा के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। पीछे से कार्तिक आकर उसका हाथ रोक लेता है। वो ग्राहक कार्तिक को पहचान नहीं पता और अपनी अमीरी दिखाने लगता है। कार्तिक को पता था कि वह उसकी कंपनी में काम करने वाले मामूली कर्मचारी है, जो उसके सामने अमीरी का नाटक कर रहा है। तभी कार्तिक एक कॉल मिलाता है, जिसमें वह कुछ फुसफुसता है। अचानक उसी ग्राहक को अपनी कंपनी से कॉल आता है और वह सुनता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। उसकी लापरवाही के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा था। वो ग्राहक कंपनी वालों से माफी मांगता है और नौकरी से ना निकालने को कहता है, पर अब देर हो चुकी थी। उस ग्राहक को काफी ज्यादा नुकसान हो गया था और अब सड़क पर आ गया था। तभी कार्तिक स्वरा के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो ठीक है, उसे चोट तो लगी है। कार्तिक स्वरा को कुर्सी पर बैठाता है और पानी का गिलास देता है। स्वरा पानी पीती है। स्वरा को कार्तिक का व्यवहार बहुत पसंद आता है, क्योंकि कार्तिक उसकी जिंदगी का पहला इंसान को उससे इतना प्यार से बात करता है, अच्छा व्यवहार करता है। उसे कार्तिक बहुत ज्यादा पसंद आता है। कार्तिक उससे पास बैठकर काफी बात करता है। तभी पीछे से मैनेजर आकर स्वरा को फिर से बोलना आता है। स्वरा के कारण बार में 2 बार नुकसान हुआ था और बार की प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है। जैसे ही मैनेजर स्वरा को बोलने जा रहा था, तभी उसने कार्तिक को देखा और स्वागत किया। तभी बार के मैनेजर को रात वाली डील याद जाती है कि स्वरा ही वही लड़की है जिसमें कार्तिक सर ने चुना है। मैनेजर स्वरा से सुबह की गलती के लिए माफी मांगता है और स्वरा मैनेजर को माफ कर देती है। कार्तिक स्वरा से काफी सारी बातें करता है
और बाहर घूमने के लिए कहता है। स्वरा को काफी अच्छा लगता है कि कोई उसकी इतनी फिक्र करता है। इसलिए स्वरा कार्तिक के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि स्वरा का बाहर का काम भी जल्दी खत्म हो जाता है और आज उसे ओवरटाइम भी नहीं करना होता है। कार्तिक स्वरा को अपनी कार में बैठाकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज खिलता है। स्वरा अपनी जिंदगी में पहली बार पेट बार के खाना खाती है और बहुत खुश होती है। उसे कार्तिक से मिलकर काफी खुशी होती है। स्वरा इतना खुश देखकर कार्तिक भी काफी खुश होता है। फिर कार्तिक को एक जरूरी कॉल आता है और उसके वहां से जाना पड़ता है। स्वरा ने भी खाना खा लिया था, तो वो भी वहां से चली जाती। रस्ते में स्वरा को कार्तिक से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे याद करने लगती है। अगले दिन जब स्वरा बार में काम करने लगती है, तो स्वरा एक लड़की मिलती है जिसका नाम सुधा होता है। सुधा बार में नई होती है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। स्वरा सुधा की काम करने में मदद करती है। सुधा को कार्तिक ने भेजा था ताकि कार्तिक सुधा की मदद से स्वर पर नजर रख सके। सुधा कार्तिक की असिस्टेंट होती है। सुधा और स्वर की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन तक काफी चल रहा था। स्वरा की जिंदगी में एक शाम जब स्वरा काम से लौटकर घर आती है, तो घर में उसकी सौतेली माँ काफी अच्छा व्यवहार करती है और उससे प्यार करने लगती है और अंकल भी काफी खुश होते हैं। स्वरा ने उन दोनों से पूछा कि कुछ हुआ है क्या, तो सौतेली माँ और चाचा ने बताया कि स्वरा की जल्दी ही शादी करा रही है। स्वरा ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है। उससे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। अभी उसकी कितनी उम्र थी, उसे अपनी जिंदगी जीना था, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी सौतेली माँ और चाचा को बोला कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। फिर स्वरा उसकी सौतेली माँ उस पर काफी गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तूने पहले अपनी माँ को खा लिया, उसके बाद मेरे पति को कैंसर हो गया है और वह अस्पताल में मौत और जिंदगी की लड़ाई में है। तू और कितनों को खाएगी। ये सारी बातें सुनकर स्वरा का दिल टूट सा जाता है और वो रोने लगती है। तभी उसका अंकल उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। उसके पापा के पास ज्यादा समय नहीं है जीने के लिए। उनके आखिरी पल में उनकी ये इच्छा पूरी कर सकती है। अंकल स्वरा को ऐसी ही बातों में डालकर शादी के लिए राजी करके लिए स्वरा को ना चाहते। इस शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। स्वरा अपने पापा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जब स्वरा कुछ हफ्ते से बार में काम करने नहीं आई, तो कार्तिक को स्वरा की चिंता होने लगी कि स्वरा क्यों नहीं आ रही है। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि स्वरा का अंकल उसकी शादी करा है। वो किसी अमीर आदमी के पागल बेटे से, वो भी पैसे के लिए। उसकी सौतेली माँ भी उसका साथ दे रही थी। जैसे ही कार्तिक को ये सब पता, वो जल्दी से स्वरा की शादी रोकने के लिए चला गया। कार्तिक को स्वरा के अंकल की सारी चाल जनता था। कार्तिक स्वरा के घर जाता है और देखता है उसकी शादी हो रही है एक पागल लड़के से जिसका दिमाग एक बच्चे जैसा है। कार्तिक उसके अंकल के पास जाता है और उन्हें एक थप्पड़ लगता है जिसे घर के लोग डर जाते हैं। स्वर को कार्तिक पर काफी गुस्सा आता है कि उसने उसके साथ अंकल पर हाथ कैसे उठाया। कार्तिक को काफी गुस्सा आ रहा था। ऊपर से स्वरा को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सौतेली माँ कार्तिक के पास आकर बोलती है कि तुम कौन हो और तुमने कैसे हाथ उठाया। कार्तिक अपना नियंत्रण खो देता है। तभी वो एक कॉल मिलता है और कॉल पर कुछ बोलता है। अचानक अंकल को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके सारे शेयर गिर जाते हैं और कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। कंपनी दिवालिया हो जाती है। अंकल सड़क पर आ जाते हैं। स्वरा कार्तिक से पूछती हैं कि तुम ऐसा क्या करते हो कि सामने वाला बंदा सड़क पर आ जाता है। ना चाहते हुए भी कार्तिक को अपनी असलियत स्वरा के सामने लानी पड़ती और सबको सच बताना पड़ता है कि वाह, केएस कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा है। कार्तिक की बातें सुनकर वहां पर जितने भी लोग बैठे थे, सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। टीवी पर कार्तिक की खबरों के बारे में बात हो रही थी और कार्तिक के सारे हवेली और ऐसी केएस कंपनी को
शुरुआत हुई। टीवी की खबरें सुनकर सबको यकीन हो गया था कि कार्तिक सच बोल रहा था। कार्तिक सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि स्वरा से शादी करेगी और उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना है। लोग कार्तिक की बात सुन शॉक हो जाते हैं। स्वरा का अंकल कार्तिक से रूड होकर बात करता है और बोलते हैं कि होगे तुम अमीर आदमी, पर ये मेरा घर और यहाँ वही होगा जो मैं करना चाहता हूँ। तुम कौन होते? कोई निजी मामला आने वाले स्वर हमसे शादी करेगी, जिसे मैं बोलूंगा तो तुम जाओ, अपना काम करो और हमारे हाल पर रहने दो, और मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगा। मिस्टर कार्तिक सिन्हा। कार्तिक अमित को डेविल स्माइल देते हैं। उससे पता नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। ये सब कुछ उसके कहने पर ही होता है। स्वरा को ये बात पता नहीं होती कि उसके ऊपर बोली लगती है और कार्तिक ने उसे खरीदा है। बिना कुछ जाने स्वरा कार्तिक को भला बुरा कहने लगती है। कार्तिक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और स्वरा के सर पर बंदूक तान देता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मार दूंगा। स्वरा, जो कार्तिक को अपनी उम्मीद से ज्यादा पसंद थी, अब उसे नफरत सी होने लग गई थी। उसे देखकर भी उसका खून खौल उठने लगता है। ये सारा नजारा वहां बैठे सभी लोग देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। अमीर आदमी और उसके पागल बेटे को कार्तिक स्वरा से काफी सारी बातें करता है और बाहर घूमने के लिए कहता है। स्वरा को काफी अच्छा लगता है कि कोई उसकी इतनी फिक्र करता है, इसलिए स्वरा कार्तिक के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि स्वरा का बार का काम भी जल्दी खत्म हो जाता है और आज उसे ओवरटाइम भी नहीं करना होता है। कार्तिक स्वरा को अपनी कार में बैठाकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज खिलता है। स्वरा अपनी जिंदगी में पहली बार पेट बार के खाना खाती है और बहुत खुश होती है। उसे कार्तिक से मिलकर काफी खुशी होती है। स्वरा इतना खुश देखकर कार्तिक भी काफी खुश होता है। फिर कार्तिक को एक जरूरी कॉल आता है और उसके वहां से जाना पड़ता है। स्वरा ने भी खाना खा लिया था तो वो भी वहां से चली जाती। रस्ते में स्वरा को कार्तिक से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे याद करने लगती है। अगले दिन जब स्वरा बार में काम करने लगती है तो स्वरा एक लड़की मिलती है जिसका नाम सुधा होता है। सुधा बार में नई होती है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। स्वरा सुधा की काम करने में मदद करती है। सुधा को कार्तिक ने भेजा था ताकि कार्तिक सुधा की मदद से स्वर पर नजर रख सके। सुधा कार्तिक की असिस्टेंट होती है। सुधा और स्वर की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन तक काफी चल रहा था। स्वरा की जिंदगी में एक शाम जब स्वरा काम से लौटकर घर आती है तो घर में उसकी सौतेली माँ काफी अच्छा व्यवहार करती है और उससे प्यार करने लगती है और अंकल भी काफी खुश होते हैं। स्वरा ने उन दोनों से पूछा कि कुछ हुआ है क्या, तो सौतेली माँ और चाचा ने बताया कि स्वरा की जल्दी ही शादी करा रही है। स्वरा ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है। उससे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। अभी उसकी कितनी उम्र थी, उसे अपनी जिंदगी जीना था। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी सौतेली माँ और चाचा को बोला कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। फिर स्वरा, उसकी सौतेली माँ, उस पर काफी गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तूने पहले अपनी माँ को खा लिया, उसके बाद मेरे पति को कैंसर हो गया है और वह अस्पताल में मौत और जिंदगी की लड़ाई में है। तू और कितनों को खाएगी? ये सारी बातें सुनकर स्वरा का दिल टूट सा जाता है और वो रोने लगती है। तभी उसका अंकल उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। उसके पापा के पास ज्यादा समय नहीं है जीने के लिए। उनके आखिरी पल में उनकी ये इच्छा पूरी कर सकती है। अंकल स्वरा को ऐसी ही बातों में डालकर शादी के लिए राजी करके लिए स्वरा को ना चाहते। इस शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। स्वरा अपने पापा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जब स्वरा कुछ हफ्ते से बार में काम करने नहीं आई तो कार्तिक को स्वरा की चिंता होने लगी कि स्वरा क्यों नहीं आ रही है। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि स्वरा का अंकल उसकी शादी करा है। वो किसी अमीर आदमी के पागल बेटे से, वो भी पैसे के लिए। उसकी सौतेली माँ भी उसका साथ दे रही थी। जैसे ही कार्तिक को
ये सब पता वो जल्दी से स्वरा की शादी रोकने के लिए चला गया। कार्तिक को स्वरा के अंकल की सारी चाल जनता था। कार्तिक स्वरा के घर जाता है और देखता है उसकी शादी हो रही है एक पागल लड़के से, जिसका दिमाग एक बच्चे जैसा है। कार्तिक उसके अंकल के पास जाता है और उन्हें एक थप्पड़ लगता है, जिसे घर के लोग डर जाते हैं। स्वर को कार्तिक पर काफी गुस्सा आता है कि उसने उसके साथ अंकल पर हाथ कैसे उठाया। कार्तिक को काफी गुस्सा आ रहा था। ऊपर से स्वरा को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सौतेली माँ कार्तिक के पास आकर बोलती है कि तुम कौन हो और तुमने कैसे हाथ उठाया। कार्तिक अपना नियंत्रण खो देता है। तभी वो एक कॉल मिलता है और कॉल पर कुछ बोलता है। अचानक अंकल को एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके सारे शेयर गिर जाते हैं और कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। कंपनी दिवालिया हो जाती है। अंकल सड़क पर आ जाते हैं। स्वरा कार्तिक से पूछती हैं कि तुम ऐसा क्या करते हो कि सामने वाला बंदा सड़क पर आ जाता है। ना चाहते हुए भी कार्तिक को अपनी असलियत स्वरा के सामने लानी पड़ती और सबको सच बताना पड़ता है कि वाह, केएस कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा है। कार्तिक की बातें सुनकर वहां पर जितने भी लोग बैठे थे, सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। टीवी पर कार्तिक की खबरों के बारे में बात हो रही थी और कार्तिक के सारे हवेली और ऐसी केएस कंपनी को शुरुआत हुई। टीवी की खबरें सुनकर सबको यकीन हो गया था कि कार्तिक सच बोल रहा था। कार्तिक सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि स्वरा से शादी करेगी और उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना है। लोग कार्तिक की बात सुन शॉक हो जाते हैं। स्वरा का अंकल कार्तिक से रूड होकर बात करता है और बोलते हैं कि होगे तुम अमीर आदमी, पर ये मेरा घर और यहाँ वही होगा जो मैं करना चाहता हूँ। तुम कौन होते, कोई निजी मामला आने वाले स्वर हमसे शादी करेगी, जिसे मैं बोलूंगा तो तुम जाओ, अपना काम करो और हमारे हाल पर रहने दो, और मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगा। मिस्टर कार्तिक सिन्हा। कार्तिक अमित को डेविल स्माइल देते हैं। उससे पता नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। ये सब कुछ उसके कहने पर ही होता है। स्वरा को ये बात पता नहीं होती कि उसके ऊपर बोली लगती है और कार्तिक ने उसे खरीदा है। बिना कुछ जाने स्वरा कार्तिक को भला बुरा कहने लगती है। कार्तिक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और स्वरा के सर पर बंदूक तान देता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मार दूंगा। स्वरा, जो कार्तिक को अपनी उम्मीद से ज्यादा पसंद थी, अब उसे नफरत सी होने लग गई थी। उसे देखकर भी उसका खून खौल उठने लगता है। ये सारा नजारा वहां बैठे सभी लोग देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। अमीर आदमी और उसके पागल बेटे को कार्तिक वहां से जाने को बोलता है और शादी का मंडप खाली करा देता है। स्वरा के सर पर बंदूक तानकर कार्तिक उसे मंडप में बैठने को बोलता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। कार्तिक स्वरा को ले जाते हैं। कार में बैठकर अपने हवेली ले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद अमित और निशा को यकीन नहीं हो रहा है कि दोनों में क्या सोचा और क्या हो गया। वो लोग स्वरा को वह जल्दी से भगाना चाहते थे, किसी पागल लड़के से शादी करा के। पर यहाँ पर कुछ और ही हो गया। पर स्वरा को शहर सबसे बड़े आदमी से उसकी शादी हो जाती है। मैं और स्वरा काफी ज्यादा अमीर हो जाती है और उसकी जिंदगी अमीरों वाली हो जाती है। वही खादी निशा की बेटी स्वाति को स्वरा से जलन होने लगती है। उसके जैसी लड़की को कैसा कोई अमीर और इतना हैंडसम लड़का शादी कैसे कर सकता है। उसे लगता है स्वरा की जगह उसे वहां होगा। चाहिए था उसे स्वरा पर काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ स्वरा और कार्तिक मेंशन आ जाते हैं। कार्तिक स्वरा को एक जेंटलमैन की तरह कैरी करके मेंशन अंदर लेकर आता है और बड़े ही प्यार से सोफे पर बैठता है। स्वरा कार्तिक से सामने खड़ी होकर उसके सामने रोने लगती है और रोते हुए पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। कार्तिक स्वरा की कमर को काफी कसकर पकड़ता है और जबरदस्ती चूमता है। स्वरा कार्तिक को दूर करने की कोशिश करती है, पर कार्तिक उसे और भी जबरदस्ती किस करने लगता है। किस करते हुए स्वरा के होठों से खून आने लगता है। कार्तिक स्वरा को किस करके अपने गुस्से को शांत करता है।
वो स्वरा को 10 मिनट तक किस करता है। स्वरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके बाद कार्तिक किस करके स्वरा को रूम में उसका इंतजार करने को बोलता है। स्वरा चुपचाप रूम में जाती है और रूम का दरवाजा बंद करके रोने लगती है। उसने कमरे को काफी अच्छे तरीके से सजाया है। स्वरा बेड पर जाकर रोने लगती है। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा है। उसने देखा कि कार्तिक सामने खड़ा है। उसने पूछा कि वो क्यों रो रही है। कार्तिक अपनी पत्नी को रुलाना नहीं चाहता है। कार्तिक स्वरा को बोलता है कि उससे अभी तक शादी के कपड़े क्यों नहीं बदला गया है। स्वरा कार्तिक को घूरती है और बोलती है कि तुमने मुझे पैकिंग करने के लिए समय भी दिया था। मुझे वहां से शादी करके उठाकर लेकर आ गए। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है। तभी कार्तिक बोलता है कि तुम्हें कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कपड़ों के बिना भी काफी अच्छी लगती हो और काफी ज्यादा सेक्सी लगती हो। स्वरा को शर्म महसूस होने लगती है। कार्तिक स्वरा को अपने कपड़े देता है, फिर फ्रेश होकर रूम में आती है। कार्तिक स्वरा को देखकर बोलता है, बेबी गर्ल, तुम आज बहुत सेक्सी दिखाई दे रही हो, और बोलता है कि कल सब कुछ अरेंज कर देगा उसके। तभी स्वरा बोलती है, क्या अरेंज कर दोगे? कार्तिक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है कि बेबी गर्ल, तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर सकता है। कार्तिक स्वरा के काफी पास आकर उसके कानों में बोलता है कि मेरी दुनिया में आपका स्वागत है, मेरी प्यारी पत्नी। तभी कार्तिक कसकर स्वरा की कमर पकड़ता है और अपने करीब लाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी स्वरा कार्तिक से दूर करती है और मिरर के सामने जाकर अपने बाल को सही करती है। कार्तिक फिर से स्वरा के करीब आता है और उसकी गर्दन पर किस करता है। कार्तिक एक बार फिर स्वरा की कमर पकड़ता है और अपनी करीब करता है और काफी पैशनेट होकर स्वरा को किस करती है। स्वरा भी कार्तिक को भी किस करती है। कार्तिक बेड पर जाकर बैठ जाता है और स्वरा को डेविल स्माइल देते हुए देखता है। स्वरा कार्तिक से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। कार्तिक जवाब देते हुए बोलते हैं कि आज मैं अपनी प्यारी पत्नी के साथ रात गुजारूंगा। स्वरा जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। कार्तिक स्वरा की गर्दन पर फिर किस करता है और पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है। मुझसे स्वरा नहीं बोलती है। तभी कार्तिक स्वरा की गर्दन को चाटता है और स्वरा काफी भारी भारी सांस लेती है। उसे अपने अंदर अजीब सा महसूस होता है। कार्तिक स्वरा को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि घर में जो कार्तिक ने किया था वो याद आ जाता है और बोलती है, मुझसे दूर रहो। कार्तिक को पता है कि स्वरा को कुछ नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इसलिए वो बोलता है, अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जो मर्जी होगी वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें सजा देना। जाओ, जाकर सो जाओ, वरना मेरा मूड बदल जाएगा तो मैं तुम्हें यहीं पर सजा दूंगा। स्वरा ये सब अभी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कार्तिक की बात सुनकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद स्वरा गहरी नींद में सो जाती है। कार्तिक भी सो जाता है। कार्तिक को एक डरावना सपना आता है कि स्वरा को कोई किडनैप करके उससे दूर ले गया और स्वरा को काफी टॉर्चर भी किया है। उसके शरीर से खून निकल रहा है और वो बेहोश कुर्सी पर पड़ी है। अचानक कार्तिक की नींद खुल गई है। वो स्वरा को अपना पास पाकर एक चैन की सांस लेता है। वो स्वरा को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। उसने जो भी किया था उसके लिए बहुत दुख होता है, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्वरा को खो देता और उसका चाचा और सौतेली माँ दोनों मिलकर स्वरा की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। चांद की रोशनी स्वरा के चेहरे पर लगती है, जिसका स्वरा और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। कार्तिक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर वो स्वर को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता है, इसलिए कार्तिक दूसरे रूम में जकर सो जाता है। दूसरी तरफ स्वाति कार्तिक को लेकर काफी ज्यादा भावुक होती है। कार्तिक उसे पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। उसे वो जैसे तैसे करके स्वरा से छीनना चाहती है। वो कार्तिक की फोटो सोशल मीडिया से निकाल कर बोलती है, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें कोई और होने नहीं दे सकता। तुम्हें पता नहीं स्वरा में ऐसा क्या दिख गया कि जो मुझे नहीं दिखा। मैं स्वरा से काफी सुंदर हो और अमीर हूं। तुम्हें
स्वरा जैसी गरीब लड़की में क्या दिखाया? दे गया। मुझे पता है स्वरा, तुम्हें अपने जाल में फंसाकर मुझसे दूर करना चाहती है। मुझे स्वरा का सारा प्लान पता है। वह अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, ताकि उनसे पैसे कमा सके और यहां से भाग सके। स्वाति ने एक बॉडी रिवीलिंग ड्रेस पाई थी और कार्तिक के फोटो के पास खड़ी हो जाती और अपनी बॉडी रिवील करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, बस तुम मेरा इंतजार करो। स्वाति ने स्वरा के लिए एक गंदा प्लान बनाया है। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को सर्च करती है। अब उसकी हालत कैसी है? बार में शिवम के साथ जो लड़की थी, वो स्वाति की दोस्त थी। स्वाति के कहने पर उसने शिवम को सिड्यूस किया और स्वरा के बारे में बहुत बुरी बात बताई थी। स्वाति को स्वरा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शिवम वो लड़का है जिसको स्वाति पसंद करती थी। जिस दिन स्वाति शिवम को अपने दिल की बात बताने गई थी, तो शिवम ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि स्वरा पसंद है ना, कि स्वाति और कार्तिक, जिसकी स्वाति है, काफी ज्यादा प्रशंसा करती थी। उसने भी स्वरा से शादी कर ली। इसलिए स्वाति स्वरा को सबक देना का प्लान करती है। काफी ज्यादा सर्च करने पर पता चलता है कि शिवम अस्पताल में एडमिट है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। उसे डिस्चार्ज होने में काफी दिन लग सकता है। स्वाति कार्तिक के लिए पागल हो गई थी। वो इस पागलपन में स्वरा को जान से भी मार सकती है। शाम के समय मुन्नालाल को कॉल आता है, पर स्वाति बोलती है कि अगर तुम्हें कार्तिक सिन्हा से बदला लेना है तो शहर के पुराने गोदाम में आ जाना होगा, पर सारा प्लान बताऊंगी। मुन्नालाल आवाज सुनकर समझ गया था कि वो स्वाति बोल रही है। मुन्नालाल पुराने गोदाम के लिए निकल गया, जहां पर स्वाति इंतजार कर रही है। मुन्नालाल ने बोला कि तय क्या काम है? स्वाति बोलती है, तुम्हें कार्तिक से बदला लेना है और मुझे स्वरा से, क्यों ना दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर एक डरावनी मुस्कान दे रहे हैं। अगले दिन कार्तिक स्वरा को तैयार होने के लिए बोलता है। क्योंकि स्वरा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, इसलिए वो मॉल ले जाने के लिए बोलते हैं। दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद स्वरा और कार्तिक मॉल आ जाते हैं। दोनों मिलकर काफी शॉपिंग करते हैं और खाना भी खाते हैं। थोड़ी देर बाद स्वरा वॉशरूम में जाती। समय कोई स्वरा को पकड़ लेता है और बेहोशी की दवा सूंघा देता है और स्वरा को उठाकर वहां से ले जाता है। कार्तिक काफी देर तक स्वरा का इंतजार करता है। जब स्वरा नहीं आती तो वो वॉशरूम चेक करने जाता है। उसे स्वरा खाई नहीं मिलती है। कार्तिक मॉल का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। उसे कैमरा चेक करके पता चलता है कि स्वरा को मुन्नालाल ने किडनैप किया है, पर उसे ये नहीं पता कि मुन्नालाल स्वरा को कहाँ लेकर गया है। कार्तिक ने अपनी स्पेशल टीम को ऑर्डर दिया कि जल्दी से स्वरा को ढूंढो। सारी टीम मिलकर शहर का कोना कोना ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ स्वरा को एक कुर्सी से बांध देते हैं। जब स्वरा की आंख खुलती है तो उसके सामने स्वाति और मुन्नालाल खड़े हैं। दोनों मिलकर स्वरा को काफी टॉर्चर करते हैं। स्वाति स्वरा की उंगलियों पर चाकू से मरती है, उसके बाल खींचती है, उसे बहुत मारती है। स्वरा स्वाति से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? स्वाति गुस्सा में बोलती है कि तुम मेरी सारी चीजें ले लेती हो। कार्तिक से मैं प्यार करती हूँ, पर उसने तुम्हें चुना। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तुम जिंदा रहोगी ही नहीं तो कार्तिक मेरा हो जाएगा और कार्तिक से मैं शादी कर लूंगी। स्वाति स्वरा से बोलती हूँ कि प्लीज तुम मेरे और कार्तिक के लिए मर क्यों नहीं जाती। तभी स्वरा बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी नरक बना के रखी है। मेरी जिंदगी एक इंसान आया है जो मेरे लिए किसी से भी लड़ सकता है और मेरी छोटी सी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है, और तुम बोल रही हो वो तुम्हें पसंद करता है। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, लड़ूंगी। मुझे पता कार्तिक मुझे ढूंढते हुए आएंगे। देखती हूँ कितना टॉर्चर करती हो। स्वाति स्वरा की बात सुनकर पागल हो जाती है और उससे बहुत मरती है कि स्वरा बेहोश हो जाती है। मुन्नालाल स्वाति को रोकते हुए बोलता है कि तुम इस मार दोगी। दूसरी तरफ कार्तिक को पता चल गया था कि स्वरा कहाँ। कार्तिक जल्दी से गोदाम जाता है। वो देखता है स्वरा बेहोश पड़ी है। कार्तिक को वही हॉरर ड्रीम याद आ जाता है कि स्वर की बुरी हालत हुई है।
कार्तिक स्वरा के पास जाता है, तभी पीछे से मुन्नालाल कार्तिक सर पर एक लोहे की रॉड मारता है। कार्तिक से सर से काफी खून निकलता है और बोलता है कि तेरी वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई है। सबको पता चल गया कि मेरा बेटा पागल है और लोग पागल बोलते और पत्थर मारते थे। इसी दुख में मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। मेरा बेटा मर गया। रोते हुए मुन्नालाल बोलता है। मुन्नालाल कार्तिक को मारने लगता है। पीछे से स्वाति मुन्नालाल को चाकू से मार देती है। बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरे कार्तिक को मारने की स्वाति कार्तिक के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना कार्तिक उसे खुद से दूर करता है और बोलता है कि मैं सिर्फ स्वरा से प्यार करता हूं और स्वरा के अलावा किसी और लड़की को टच भी नहीं कर सकता हूं। इतना बोलता ही वो स्वरा के पास जाता है और गले लगाने लगता है और बोलता है कि मुझे देर होगी आने में, मुझे माफ कर दो। स्वाति गुस्से से पागल हो जाती है और चाकू से स्वरा को मारने आती है। तभी पीछे से कार्तिक की स्पेशल टीम भी आ जाती है और सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इसके बाद स्वरा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। स्वरा का काफी खून बॉडी से निकल गया था, इसलिए स्वरा को ऑपरेशन वार्ड में एडमिट किया गया था। स्वाति को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मुन्नालाल की मौत हो जाती है। उसके बाद स्वरा की सौतेली माँ और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ कार्तिक स्वरा की टेंशन कर रहा था। ऑपरेशन 2 घंटे तक हुआ। स्वरा खतरे से बाहर थी। कार्तिक जाकर स्वरा से मिलता है। स्वरा बिस्तर पर लेटी हुई थी। कार्तिक स्वरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और रोता है। स्वरा अपनी आंखें खोलती है और कार्तिक को बोलती है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कार्तिक स्वरा को शुरू से अंत तक सारी बात बता देता है कि क्या क्या हुआ है, कि उसने स्वरा को उस नर्क से निकालने के लिए क्या किया। स्वरा को हंसी आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम मुझे वैसे ही बोल देते हो। मैं तुमसे वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। फिर कार्तिक को हंसी आ जाती है। स्वरा कार्तिक को माफ कर देती है। स्वरा को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। जब तक स्वरा अस्पताल में रहता है, जब तक कार्तिक उसकी काफी देखभाल करता है, वो दिन भी आ जाता है जब स्वरा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कार्तिक स्वरा को काफी ध्यान से घर लेकर जाता है। स्वरा को अभी भी आराम की जरूरत होती है। जब तक स्वरा पूरी तरह ठीक नहीं होती, तब तक कार्तिक उसका ध्यान रखता है। स्वरा पूरी तरह ठीक हो जाती है। एक शाम स्वरा रेडी हो रही थी। पीछे से कार्तिक स्वरा को गले लगाता है और बोलता है, मेरी प्यारी पत्नी क्या कर रही हो? स्वरा कार्तिक को देखकर खुश हो जाती है और कार्तिक स्वरा को गले लगाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मानो दोनों की जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई है। दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेट होकर किस करते हैं। कार्तिक स्वरा के नेक पर फिर से चाटते हैं और गोदी में लेकर बिस्तर पर ले जाता हूं। स्वरा अपने कपड़े उतार देती है। कार्तिक स्वरा के गर्दन पर किस करता है। स्वरा काफी भारी भारी सांस लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों उस दिन पहली बार फिजिकल होते हैं। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि एक दूसरे को जान सके। आज जाकर उन्हें टाइम मिला। दोनों एक दूसरे को अपना प्यार दिखा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कार्तिक को बिजनेस के लिए विदेशी जाना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो कंपनी को काफी प्रॉफिट होगा। स्वरा कार्तिक को बोलती है कि अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मुझे तुम्हारी याद आएगी। कार्तिक बोलता है कि मेरी प्यारी पत्नी, कुछ दिनों की बात है, पर मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। पर अगर मैं नहीं गया तो कंपनी कोई मुनाफा कैसा हो गया और मैं तुम्हारी कामना कैसे पूरा करूंगा? कार्तिक अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए चला जाता है। स्वरा को दुख भी हो रहा था कि उसे कार्तिक के बिना इस हवेली में अकेले रहना पड़ेगा। तभी उसे सुधा की याद आती है। वह कुछ दिनों के लिए सुधा के घर जाने का फैसला करती है। शाम के समय स्वरा कार्तिक को वीडियो कॉल करती है और बोलती है, कैसी हो माय स्वीट हार्ट? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कार्तिक हंस के बोलता है, मेरी प्यारी पत्नी, तुमने खाना खाया? स्वरा और कार्तिक,
सारी रात बात करते हैं। स्वरा कार्तिक से सुधा के पास जाने के लिए पूछती है कि वो सुधा के साथ रह लेगी। जब तुम नहीं आते हो, कार्तिक उससे अनुमति दे देता है और बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। अगले दिन स्वरा सुधा के घर के लिए निकल जाती है। सुधा स्वरा से मिलकर बहुत खुश होती है। सुधा शादीशुदा होती है। सुधा का एक बेबी भी होता है, जिसका नाम रक्षक होता है। वो बहुत क्यूट होता है। रक्षक को देख स्वरा को अपना और कार्तिक जो बेबी होगा, उसके बारे में सोचने लगती है। सुधा स्वरा से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? स्वरा शर्मा जाति शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है। सुधा को पता चल जाता है कि स्वरा क्या सोच रही है। रात के समय सारे मिलकर खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुधा, स्वरा और सुधा का बच्चा मिलकर घूमने जाता है और एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कार्तिक भी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। स्वरा भी सुधा को अलविदा बोलकर कार्तिक के पास आ जाती है। जैसे ही स्वरा कार्तिक को देखती है, वो भागते हुए कार्तिक की गोदी में चढ़ जाती है और जोर से गले लगाती है। कार्तिक भी उसे गले लगाता है। फिर स्वरा कार्तिक को प्यार भरा किस करती है। आज पहली बार था कि स्वरा ने कार्तिक को किस किया है। कार्तिक बोलता है कि आज क्या बात है, मेरी प्यारी। पत्नी को कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। मेरी याद आ रही थी। स्वरा जवाब में बोलती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और फिर से कार्तिक को किस करती है। कार्तिक भी किस करता है। रात के टाइम स्वरा कार्तिक से सामने एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर आती, जिससे स्वरा बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। कार्तिक स्वरा को देखकर अपना कंट्रोल खो दिया और कमर पकड़कर अपनी ओर खिंचाता है और किस करता है। कार्तिक और स्वरा फिजिकल होते हैं। कुछ महीनों के बाद स्वरा चेक करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। वो खुशी से उछलती है। वो भागती हुई कार्तिक के पास जाती है और कार्तिक को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। कार्तिक ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कार्तिक उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर स्वरा को चेक करते हैं और बोलते हैं, बेबी बिल्कुल स्वस्थ है और दोनों को खास देखभाल की जरूरत है। और कार्तिक उसे घर लेकर आ जाता है और व्यवस्था कर देता है ताकि होने वाले बेबी और माँ को कोई समस्या न हो। अगले दिन दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है, जो स्वरा को देखकर मुस्कुराती है। स्वरा उससे पूछती है कि आप कौन हो। तभी पीछे का कार्तिक बोलता है कि माँ, आप आ गई। स्वरा जाकर उनके पैरों को स्पर्श करती है और आशीर्वाद लेती है। कार्तिक बोलता है कि स्वरा तुम्हारा अब सारा ध्यान मेरी माँ रखेगी। उन्हें सारी चीजें पता है। उन्हें मुझसे ज्यादा पता है कि एक गर्भवती महिला की केयर कैसी करनी है। कार्तिक अपनी मम्मी पापा से दूर रहता है ताकि वो अपना बिजनेस आगे ले सके। कार्तिक ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था कि उसने एक प्यारी लड़की से शादी कर ली और अब वो एक बच्चे को जन्म देगी। कार्तिक की माँ बोलती है कि बेटा, तुम्हें जो करना वो करो। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। उम्मीद है तुम्हारे पापा स्वरा को स्वीकार कर ले। कार्तिक बोलता है कि वो अपने पोते को देखेगी। तुम असकंश होगे। कार्तिक की माँ स्वरा का काफी ध्यान रखती है। वो दिन भी आ गया जब स्वरा की डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी सफल होती है। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। दोनों बहुत खुश होते हैं। कार्तिक माँ भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। उसके कुछ दिनों के बाद स्वरा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उससे पापा अब नहीं है। कैंसर ने उनकी जान ले ली थी, क्योंकि अंकल और सौतेली माँ उन्हें फर्जी इलाज का ड्रामा कर रहे थे। कैंसर से लड़ते उनकी मौत हो गई है। ये समाचार सुनकर स्वरा की आंखों से आंसू रुकते नहीं। वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि स्वरा के पापा के अलावा कोई भी उसका अपना नहीं था। उसकी माँ पहले ही कार एक्सीडेंट में जा चुकी थी और अब उसके पापा भी नहीं रहे। उसने रोकर अपना बुरा हाल कर लिया था। कार्तिक रोने की आवाज सुनकर उसके पास आता और पूछता है कि क्या हुआ। स्वरा रोते हुए सारी बात बताती है। कार्तिक को यह खबर सुनकर बहुत दुख होता है। उसी रात उसे एक आदमी का कॉल आता है
और बोलता है, बेटा, ये सब कैसे हो गया? राकेश इस दुनिया में नहीं है और तुमने बताया भी नहीं। स्वरा रोते हुए बोलती है कि मुझे आज हॉस्पिटल से कॉल आया था। पापा नहीं रहे और वो आदमी पूछता है कि तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं आज ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कार्तिक पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो? स्वरा बोलती कि पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो पापा की खबर सुनकर मुझसे मिलने आ रहे हैं। दूसरी तरफ कार्तिक की मम्मी को उसके पापा का कॉल आता है और कार्तिक के पापा बोलता है कि कार्तिक की शादी करा देते हैं। वैसे भी लड़का जवान हो गया है, शादी की उम्र भी हो गई है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी करा देते हैं। लड़की बहुत अच्छी है। कार्तिक की मम्मी कार्तिक के पापा को कुछ बोलती है, पर पहले ही कार्तिक के पापा ने बोला है कि अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ, उससे मेरे लिए मैं इतना करना पड़ेगा, और कॉल कट कर देते हैं। कार्तिक की माँ कार्तिक को बोलती है, तुम्हारी शादी करा रहे। कार्तिक बोलता है कि मैं स्वरा के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता हूँ, मैं पापा से बात करता हूँ। करूँगा स्वरा अपने पापा का अंतिम संस्कार की तैयारी में लगी होती है। वो आदमी भी जो स्वरा के पापा के दोस्त होते हैं, वो भी अंतिम संस्कार में आते हैं। अंतिम संस्कार अंत होने के बाद वो आदमी बोलता है कि बेटा, तुम मेरे बेटे से शादी क्यों ना कर लो? वैसे भी तुम्हारे पापा के अलावा कोई भी नहीं है, तुम अकेली रह जाओगी। वो आदमी स्वरा को पार्टी के लिए बोलता है। पार्टी का दिन आ जाता है। कार्तिक और उसकी फैमिली पार्टी में बिजी होते हैं। कार्तिक अपने पापा को स्वरा के बारे में बताता है, पर उसकी कोई सुनता ही नहीं। अचानक कार्तिक को पार्टी स्वरा दिखाई देती है, जिसने काफी सुंदर सी शादी पाई होती है। वो काफी सुंदर लगती है। कार्तिक स्वरा का हाथ पकड़ता है और अपने पापा के पास ले जाता है। उसके पापा मेहमानों से बात कर रहे थे। थोड़ी देर कार्तिक से पापा फ्री हो जाते हैं, तो मौका देखते ही अपने पापा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि पापा, मैं स्वरा से प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है। मुझे माफ कर दो, मैं आपके दोस्त की बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, स्वरा ही वो लड़की होती है जिसे करनी थी। स्वरा के पापा के दोस्त और कार्तिक के पापा दोनों एक ही इंसान हैं। स्वरा को हंसी आ जाती है। कार्तिक अपने पापा को बताता है कि उनका पोता भी है, जो बहुत क्यूट होते हैं। वो भी जुड़वा बच्चे। कार्तिक के पापा को ये जानकर बहुत खुशी होती है। उनके बेटे ने सही लड़की से शादी की है। और कार्तिक के पापा बोलते हैं, बेटा, अगर तुम मुझे ये सब पहले ही बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तुम जिससे भी शादी करते हुए मुझे मंजूर है, क्योंकि तुमने उस लड़की के साथ रहना है। पर मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने आके मुझे सब सच बताया। पीछे से जुड़वा बच्चे दादाजी बोलते हुए गले मिलते हैं।